हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान इंडी के चैनल पे आज हम बात करेंगे जो डाउन टू अर्थ है उसका मई एडिशन है। उसमें जो पीटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं डाउन टू अर्थ से, तो हम उसका जो मई का जो एडिशन है उसके बारे में आज बात करेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में जो है डाउन टू अर्थ की जो स्पेशली जो डाउन टू अर्थ पे बनेंगी, उनमें हम जो अलग अलग जो भी एडिशन है, जो मेन थीम्स होगी, उन पे हम बात करेंगे। तो आज हम पहला जो क्वेश्चन है वो करेंगे एशियाई हाथी के बारे में, एलिफेस मैक्सिमस के बारे में। तो इसके जो कथन है इस पे विचार करना है आपको। ये जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एशियाई हाथी जो है या एलिफेस मैक्सिमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है एशियाई हाथी भारत में और नेपाल में पाए जाते हैं। वर्तमान में जो हाथी है अपने निवास स्थानों के कृषि, शहरीकरण और औद्योगिकरण हेतु जो रूपांतरण हो रहा है उनके कारण खतरे की स्थिति में है। और जो एशियाई एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है वो IUCN के स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन का एक अभिन्न अंग है। तो ये जो तीनों कथन हैं ये सही के सही हैं। और अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो लेख है या जो ये पेपर है ये जर्नल ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया है। और ये बता रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो हाथी हैं वो हिमालय की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। और आगे जो इसमें पूरे पेपर में ये बात करता है कि जो एशियाई हाथी है वो भारत और नेपाल में पाए जाते हैं और इन दोनों जो देशों में हाथियों की कुल संख्या का 60% जो है निवास जो है हाथी निवास करते हैं। ये बताते हैं आगे कि जो खतरा जो है हाथियों को वो शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि से है और उनमें जो रूपांतरण हो रहे हैं उनके कारण जो है हाथियों को काफ़ी खतरा होता है। एलिफेंट एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की अगर बात करें तो IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का ये एक अंग है। और जो एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है ये मेनली जो भारत में जो 13 राज्य हैं जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं उनका वितरण और उनका सांख्यिकी स्थिति के बारे में एक वैज्ञानिक प्रमाण जो है हमें उपलब्ध करवाता है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। और ये जो है समय समय पर जो है आकलन करेगा संपूर्ण क्षेत्र का जहाँ पे हाथी निवास करते हैं और ये पूरा पब्लिक डोमेन में जो है इस अपनी वेबसाइट पर इसको अपडेट करेगा, जो भी आंकड़े होंगे हाथियों के निवास के बारे में उसको। तो हमें एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का एक भाग है और जो भारत में जो है 13 राज्यों में हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जो किनके संयोजन से अंतरिक्ष कानून का निर्माण होता है। तो पहला है विमानन कानून, उच्च सागर हेतु कानून और अंटार्कटिक संधि। तो ये जो तीनों हैं इनसे जो है अंतरिक्ष कानून का निर्माण होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ जो है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 1960 में हुई थी। अंतरिक्ष कानून को अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को संचालित करने वाले एक विधि निकाय के रूप में वर्णित किया जाता है। जो स्पेस लॉ है अर्थात जो अंतरिक्ष कानून है वो 5 सिद्धांतों से जुड़ा है जो UN के अंडर में आते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम, सिद्धांत, मानक और आउटर स्पेस को जो है रेगुलेशन के लिए जो सिद्धांत है उनसे बनता है स्पेस लॉ, आउटर स्पेस। और जो अंतरिक्ष कानून है आउटर स्पेस लॉ है, विमानन कानून, एविएशन लॉ, हाई सीज लॉ, उच्च सागर कानून और अंटार्कटिक ट्रीटी जो है उसके बेस पे जो है तैयार किया गया है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर जो है वो प्रत्येक साल जो है अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की स्थिति है उसका आकलन करता है और उसको एक संकलित करके और वितरित करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आउटर स्पेस लॉ है वो एविएशन लॉ, हाई सीज लॉ और अंटार्कटिक संधि के जो बेस पे बना है और इसे जो रेगुलेट करता है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है।
तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो आउटर स्पेस ट्रीटी की जो है उसके बारे में ये बात करता है। 1966 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, बाह्य अंतरिक्ष संधि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है इनके इस पे जो है ट्रीटी पे। यह चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर कब्जा करने और उन पर सैन्य शिविर बनाने पर प्रतिबंध लगाती है। तीसरा कथन है, यह संधि अंतरिक्ष यात्रियों को समूची मानवता के प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित करती है। तो इसमें से जो है दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। तो हमें पता लगेगा कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, जो फाउंडेशनल आउटर स्पेस ट्रीटी है, वो उस पर जो 108 देशों ने ही अभी तक हस्ताक्षर या उसकी पुष्टि की है। तो इसलिए ये कथन पहला जो है वो सही नहीं है। और जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो इसके सिद्धांतों में शामिल है आउटर स्पेस ट्रीटी के। और जो यह ट्रीटी है जो है वो चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर कब्जा करने, उन पर सैन्य शिविर बनाने और अंतरिक्ष में चंद्रमा पर बड़े पैमाने पर परमाणु एवं अन्य हथियारों को तैनात करने पर प्रतिबंध लगाती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्रतिबंध लगाती है, ना कोई सैन्य अड्डा बना सकता है खगोलीय पिंडों पर, चंद्रमा जैसे अन्य जो खगोलीय पिंड है, ना ही वहाँ पे सैन्य शिविर बना सकता है, ना ही वहाँ पर जो परमाणु या अन्य हथियारों को जो तैनात कर सकता है। और ये जो ट्रीटी है, ये जो संपूर्ण अंतरिक्ष यात्रियों को जो है समूची मानवता के दूत के रूप में परिभाषित करती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये 1967 में फाउंडेशनल आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो आई है और उस पर 108 देशों ने अभी तक पुष्टि की है। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन उसकी बात करें तो ये एक्सोमार्स जो प्रोग्राम है वो किसकी पहल है, किसका हिस्सा है, 2016 में जो स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस की रोस्कोस्मोस, इन दोनों के द्वारा जो है एक्सोमार्स प्रोग्राम संचालित किया जाता है या शुरू किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी तो एक्सोमार्स जो है कार्यक्रम 2016 में स्टार्ट किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस की रोस्कोस्मोस द्वारा। इसका जो उद्देश्य की बात करें तो ये मंगल ग्रह के जो वातावरण है उसकी जांच करना और जो भविष्य के अन्य रिसर्च हैं उन अभियानों को और तकनीक जो है उनको प्रतिष्ठित करती है। तो ये मंगल ग्रह के लिए है एक्सोमार्स प्रोग्राम, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है, उसने जो मंगल ग्रह से जो है मीथेन और जल की जो उपस्थिति के बारे में जानकारियाँ पृथ्वी पर भेजी है। तो ये इसलिए मेन जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो है मीथेन और जल जो है जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। तो एक्सोमार्स प्रोग्राम 2016 में स्टार्ट किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस की रोस्कोस्मोस द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक के संदर्भ में जो है कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टेट रेडियो नेविगेशन यानी गहन अंतरिक्ष डीप स्पेस में स्थित निर्धारण हेतु रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करने से संबंधित है। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक परियोजना को नासा के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन और इसरो के लिए जो संयुक्त रूप से प्रबंधित किया गया है। तो इसमें कथन एक ही सही है। व्याख्या देखें इसकी तो जो रोबोटों के बीच में है, जो रोबोट्स जो हैं पृथ्वी पर जो स्थापित नियंत्रण केंद्र पर जो रोबोट होते हैं उनके बीच में संचार स्थापित करने के लिए एक सटीक जो है समय मापने की उपकरणों की आवश्यकता थी। इसलिए जो है नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक की जो विकसित की है, जो पारे के आयनों मरकरी आयंस द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति का माप करती है। और जो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो टिकिंग दर में त्रुटि का पता लगाने के लिए जो है क्वार्ट जो क्लॉक होती हैं, जो घड़ी होती है, उनमें जो टिकिंग दर होती है उसकी त्रुटि का पता लगाने, उसे स्थिर करने के लिए ये जो पूरी की पूरी आवृत्ति या है इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रति 10 वर्ष में एक घड़ी 1 माइक्रो सेकंड की सटीकता प्राप्त करती है। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो है नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा नासा के
नासा के जो है स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टरेट द्वारा प्रबंधित है। तो हमें ये पता रहना चाहिए डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक किसके लिए यूज की जाएगी। वो जो पृथ्वी पर जो नियंत्रण केंद्रित होंगे उनमें रोबोटों के बीच में जो संचार स्थापित करने के लिए एक सटीक समय की जो है उपलब्धता ये करवाएगी। इसको नासा के जेट प्रोपल्शन मिशन नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा स्थापित किया गया है और इसको जो है स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टर जो नासा का है वो प्रबंधित करता है। तो विकसित इसको किया गया है नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा। तो ये आज का हमने आज जो 5 क्वेश्चन किए हैं डाउन टू अर्थ की जो मई मैगजीन से, तो ये जो इन डेप्थ नॉलेज है आपका पीटी के व्यू से, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो जानकारी है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके पीटी फैक्ट्स के लिए। तो हम आगे भी इसी तरह से चर्चा करेंगे जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं पीटी व्यू से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको और अधिक जानकारी जो है चैनल के थ्रू मिल सके।